नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के अंतर्गत आज हम लोग जीके जीएस जिसको सामान्य ज्ञान कहते हैं उसका टेस्ट देखने वाले हैं। कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो हो सकता है सीधे ही आपकी परीक्षा में आ जाएं, तो जल्दी से शुरू करते हैं और आप लोग भी स्कोर बताइएगा। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल में एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था वो था धौलावीरा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है वर्तमान में, और ये नगर 3 भागों में विभाजित था। ओके, अगला है, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद 4 हैं, जिनमें ये धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद और आयुर्वेद, ये तो 3 हैं ही। ये जो योग वेद है ये उपवेद की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि गंधर्व वेद एक है वो उपवेद की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। अगला है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? आप सभी को पता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, इसने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करके सिंध के राजा दाहिर को हराया था, और भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला मुस्लिम व्यक्ति था, मोहम्मद बिन कासिम। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल वंश, पाल साम्राज्य ये पूर्वी से संबंधित है, पूर्वी हिस्से से, क्योंकि ये बंगाल में स्थित एक वंश है, बंगाल और बिहार में स्थित था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसी में एक शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जो कि परीक्षा में बहुत बार आ चुका है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? 1741 में जब कोलाचेल की लड़ाई हुई थी तो उसमें दक्षिण भारत का एक राजा था मार्तंड वर्मा। ऑप्शन सी, इसने ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी और बक्सर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के युद्ध हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जिसमें अंग्रेज़ विजयी हुए थे, सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इसके अलावा मुग़ल बादशाह और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इसकी संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें भी अंग्रेज विजयी हुए थे और ये युद्ध निर्णायक माना जाता है अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापना के क्रम में। अगला है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? देखिए, जब बक्सर का युद्ध हुआ उसमें हार हुई तो 2 संधियाँ हुई, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि, दोनों 1765 ईस्वी में हुई थी। एक 12 अगस्त को हुई थी और एक 15 अगस्त को हुई थी। तो उसमें एक हुई थी अवध के नवाब के साथ और एक हुई थी मुग़ल बादशाह के साथ। तो जब मुग़ल बादशाह के साथ जो संधि हुई थी उसमें इन्होंने 26 लाख रुपए मुग़ल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए पेंशन के तौर पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी सहमत हुई थी। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, निम्न में कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रिपोर्ट, इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव या सुझाव जिन्होंने प्रस्तावित किया वो थे मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लाया था, एक प्रारूप बनाया था संविधान सभा का। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उस समय बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रारूप समिति भी बहुत प्रमुख थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा झंडा समिति थी, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू थे, उसी प्रकार एक समिति थी अल्पसंख्यकों की उप समिति, और इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आप सभी को पता होगा भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। बांग्लादेश के बाद दूसरी जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो चीन के साथ लगती है। ओके। भारतीय प्रायद्वीप ये कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय जो प्रायद्वीप है उसका विस्तार अगर देखें तो वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित, और कन्याकुमारी के ठीक बाद हिंद महासागर पड़ता है। तो इसमें हिंद महासागर सही होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें राइट है। अगला, कर्क रेखा निम्न में किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुल 8 राज्यों से भारत में होकर गुजरती है। अगर हम शुरुआत से देखें तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इतने राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। तो यानी असम से नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से और मिजोरम से। 1, 2, 4 यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए इसमें ऑप्शन ए ही नहीं मेल खा रहा है। ऑप्शन ए जो नेबुलर परिकल्पना है सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित, नेबुलर थ्योरी है, नेबुला थ्योरी है, वो आर्किमिडीज ने नहीं बल्कि लाप्लास ने दिया था, लाप्लास ने दिया था। ठीक है, तो यही नहीं सुमेलित थे। बाकी ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरी ने दिया था, ग्रहीय हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था, और गैसीय हाइपोथेसिस ये कांट की परिकल्पना है, और ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछी जाती हैं। अगला, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसको हम देखते हैं उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। फोटोस्फीयर ये सूर्य का जो हमको दिखाई पड़ता है भाग उसको कहा जाता है। ओके। अगला, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? यानी पृथ्वी के सबसे पास स्थित तारा कौन सा है सूर्य के बाद? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 4.25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये स्थित है पृथ्वी से। ओके, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अगला, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें क्या सम्मिलित होता है? देखिए सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक इसीलिए होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता भी सम्मिलित होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और थोड़ी तबीयत कम अच्छी है तो इसीलिए आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO जिसको हम लोग कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? देखिए कृषि विकास से संबंधित सिंचाई तो है ही, सड़कों की उपलब्धता भी होनी चाहिए, बीमा भी होना चाहिए, लेकिन खनन जो है ये कृषि से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है। तो यानी इसमें ऑप्शन डी जो है वही सही है। अगला है, निम्न नेताओं में कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? गोरखनाथ मंदिर जो कि गोरखपुर में स्थित है, इसके वर्तमान में जो मुख्य पुजारी हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किसको दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? 2017 में सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया था। ये कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेशन सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? ये है CTRL यानी कंट्रोल प्लस ESC। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निम्न में किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। जबकि ये जो
टिम बर्नर्स ली है, ये WWW के संस्थापक माने जाते हैं। ओके। अगला है वाटसन कंप्यूटर निम्न में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वाटसन कंप्यूटर ये IBM का प्रोडक्ट है, ऑप्शन बी सही है। IBM जो कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है माप इकाइयों की CGS प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? देखिए CGS का मतलब होता है, C फॉर होता है सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा, CGS। ओके, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। अगला है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन होता है उसमें जो वो होते हैं कण, वो बहुत बारीकी से आपस में बंधे होते हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है हीरा और ग्रेफाइट में समानता क्या है? देखिए हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं और दोनों का परमाणु भार समान होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जबकि ये क्रिस्टल संरचना, विद्युत चालकता और घनत्व में दोनों अलग अलग हैं, असमान होते हैं। घावों का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ये है ट्रामेटोलॉजी, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है निम्न में कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसकी कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों और खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? देखिए जो हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका मुख्य जो 90% कार्य है वो छोटी आंत में आकर पूरा हो जाता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, छोटी आंत। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। आपका इसमें स्कोर कितना हुआ ये ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो करंट अफेयर्स के हैं प्रश्न, उसको मैं अलग से आपको करवाऊँगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसका स्पेशली कम से कम 10 टेस्ट होगा अलग से। ठीक है, इसके साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। हमारे चैनल पर अभी पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स करवाई गई है, प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप देख डालिए जितनी बार हो सके। निश्चित रूप से आपका वीडियो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। नमस्कार।